नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों के भीतर यमुना नदी का जलस्तर भले ही कम हुआ है, लेकिन दिल्ली वासियों को अभी भी बाढ़ से राहत नहीं मिल पाई है। यमुना अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और दिल्ली के कई इलाके इस समय जलमग्न हैं। खासकर राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सड़कें पानी से जलमग्न हैं। आलम यह है कि राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ को बुलाया गया है। यमुना में जारी उफान के चलते शनिवार देर रात तक एनडीआरएफ की टीमें प्रगति मैदान में अपने अभियान में जुटी रहीं। दिल्ली सरकार ने लोगों से अनुरोध किया है कि वो 3 मूर्ति गोल, चक्कर खान मार्केट और जीजीआर पीडीआर से डब्ल्यू पॉइंट भैरव मार्ग स्थित अंडर रेलवे पुल, खानपुर और टी पॉइंट कमला एक्सप्रेस वे बिल्डिंग और एंड्रयूज पॉइंट जैसे इलाकों में न जाने से परहेज करें, क्योंकि यमुना का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये इलाकों पूरी तरह से जलमग्न है और यहां से गुजरना सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक साबित हो सकता है। उधर दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली लोक निर्माण विभाग मंत्री आतिशी ने कहा कि ये बिल्कुल साफ है कि हथनीकुंड बैराज से पानी 3 जगहों उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में जाता है। दिल्ली में पानी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। उसके बावजूद हथनीकुंड बैराज से एक एक बूंद पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा गया। क्या पानी इसीलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये तो ऐसा लगता है कि बीजेपी दिल्ली वालों के खिलाफ साजिश कर रही है। अगर 3 जगह पानी छोड़ने के इंतजाम है तो सिर्फ दिल्ली में पानी क्यों छोड़ा गया? इस बात पर बीजेपी वालों को जवाब देना पड़ेगा। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि हथनीकुंड बैराज से 3 जगह पानी जाता है, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हथनीकुंड बैराज का लॉग दिखाता है कि जिन दिनों दिल्ली में पानी का स्तर खतरे के स्तर से ऊपर बढ़ रहा था, उसके बावजूद हथनीकुंड बैराज से एक बूंद पानी भी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में नहीं छोड़ा गया। इसको हम क्या समझे? क्या इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है? ये तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो तो साजिश कर रही है दिल्ली वालों के खिलाफ कि अगर 3 जगह पानी छोड़ने का इंतजाम है तो सिर्फ दिल्ली में क्यों पानी छोड़ा गया? इस बात पर तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 17 जुलाई को विपक्ष के डिनर में शामिल नहीं होंगी क्योंकि उन्हें सर्जरी के बाद प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन वह 18 जुलाई को विपक्षी दलों की दिन भर चलने वाली बैठक में हिस्सा लेंगी। बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में अपने बाएं घुटने की माइक्रो सर्जरी कराई है। 27 जून को उत्तर बंगाल के सेबोका एयरबेस पर हेलीकॉप्टर की आपातकालीन लैंडिंग के दौरान टीएमसी प्रमुख के बाएं घुटने में चोट लग गई थी। टीएमसी के एक सूत्र ने कहा है कि उनके डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने और विपक्षी बैठक में भाग लेने की अनुमति दे दी है, लेकिन उन्हें आराम करने की सलाह भी दी गई है। इसीलिए वह डिनर में हिस्सा नहीं लेंगी, लेकिन 18 जुलाई को दिन भर चलने वाली बैठक में शामिल होंगी। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए बीते शनिवार को असम छोड़कर उत्तर पूर्वी राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के नेताओं से मुलाकात की, जहां अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी कि आईसीसी कार्यालय में बैठक हुई और बैठक में राहुल गांधी के भी रहने की चर्चा थी, लेकिन वो बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल गांधी खराब स्वास्थ्य के चलते बैठक में शामिल नहीं हो पाए, उनको फीवर था, इसीलिए वो बैठक में नहीं आए थे। उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीते शुक्रवार को चाचा शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। बीते शनिवार को अजीत पवार ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि वह अपनी चाची प्रतिभा पवार से मिलने गए थे। वहां उन्हें शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मिले। अजीत ने शरद पवार को अपना प्रेरणा स्रोत कहा और उनकी तस्वीर इस्तेमाल करने की बात स्वीकार की। उन्होंने ये भी बताया कि शरद पवार ने उन्हें शिक्षा विभाग से संबंधित एक मामले का लेटर भी दिया है। अजीत पवार ने कहा कि मुझे अपने परिवार से मिलने का अधिकार है। मेरी चाची अस्पताल में थी तो मैं उससे मिलने गया था। अजीत पवार ने बीते शनिवार को कहा कि राजनीति अलग है और परिवार हमेशा पहले आता है। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और अपनी चाची का हालचाल पूछने चला गया। उन्होंने आगे कहा कि यह हमारी परंपरा है कि हम परिवार को महत्व देते हैं। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है। आपको कोई एतराज है?
नहीं सर, नहीं, आपकी जो मुलाकात हुई तो हमारे फैमिली में मिलने के लिए मुझे तो जाने का पूरा अधिकार है। हमारी आंटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, बाद में वो घर पे आई, मिलने के लिए गया। उधर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीते शुक्रवार रात सब्जियों की बढ़ती कीमतों के लिए मुस्लिम विक्रेताओं को जिम्मेदार ठहराने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पर तंज कसा। उन्होंने कहा शायद वे अपनी व्यक्तिगत विफलताओं का दोष भी मियां भाई पर मढ़ते हैं। असम सीएम ने शुक्रवार को यह दावा करते हुए एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है कि मुस्लिम सब्जी विक्रेता सब्जियों की कीमतें बढ़ा रहे हैं और अगर असमिया लोग सब्जियां बेचते तो वो कभी भी अपने असमिया लोगों से ज्यादा पैसे नहीं लेते। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि वे कौन लोग हैं जिन्होंने सब्जियों की कीमत इतनी बढ़ा दी है। वे मियां व्यापारी हैं जो ऊंची कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। स्थानीय भाषा में मियां से मतलब बंगाली भाषी मुसलमानों से है जो असम में रहते हैं, लेकिन माना जाता है कि वे मूल रूप से बांग्लादेश से आए हैं। असम के मुख्यमंत्री अक्सर मियां समुदाय पर असमिया संस्कृति और भाषा को विकृत करने की कोशिश करने का आरोप लगाते रहते हैं। ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। यानी क्या साइंटिस्ट है ये। मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसकी जिम्मेदार भी क्या मियां है। अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं। अब आपको इनको मियां से तकलीफ, यही देखिए ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। और कई दिनों से चल रही अटकलों के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 16 जुलाई को इसकी घोषणा की। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राजभर के आने से एनडीए को मजबूती मिलेगी। इससे पहले 14 जुलाई को दोनों नेताओं की मुलाकात भी हुई थी। अमित शाह ने मुलाकात का एक फोटो भी शेयर किया जिसमें राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, श्री ओपी राजभर जी दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों को कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। जनता पार्टी आगामी 2024 चुनाव मिलकर लड़ने का जो 14 तारीख को दिल्ली में माननीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और लगभग 1 घंटे विभिन्न बिंदुओं पर जो गरीब, कमजोर, वंचित, शोषित, पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए और जो समाज में जरूरत है कि चाहे थाने की समस्या हो, तहसील की समस्या हो, ब्लॉक की समस्या हो, जो गरीब कमजोर हैं उनको छतरी की आवश्यकता थी। इन सब मुद्दों को लेकर के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई, बात हुई और उन्होंने सहमति जताई और दोनों दल के मिलने से पूरे प्रदेश में एक बड़ी ताकत पैदा होगी और जो लक्ष्य है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि गरीबों का उत्थान, कमजोरों का उत्थान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का उत्थान, जो उनकी सोच है उस सोच को आगे बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जॉली से मुलाकात की और उनके सामने खालिस्तान का मुद्दा उठाया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक के इतर दोनों देशों के विदेश मंत्री मिले। विदेश मंत्री जयशंकर ने हिंसा को उकसाने वालों से लड़ाई से निपटने और कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर जयशंकर ने चीनी राजनयिक वांग यी के साथ भी मुलाकात की और सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। जॉली के साथ मुलाकात के बाद जयशंकर ने ट्वीट कर बताया कि जकार्ता में कनाडाई विदेश मंत्री मेलानी जॉली से मुलाकात की
और हिंदू प्रशांत क्षेत्र तथा हमारे आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने आगे लिखा, हमारे राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व को और हिंसा को भड़काने वाली स्थिति से कड़ाई से निपटने की जरूरत को रेखांकित किया। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने नियंत्रण रेखा से आगे अग्रिम क्षेत्रों में ऑपरेशन तैयारियों की समीक्षा के लिए दौरा किया। सेना प्रमुख को वहां मौजूद कमांडरों ने घुसपैठ, रोधी ग्रेड और नियंत्रण रेखा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति के बारे में जानकारी दी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज पांडे ने अग्रिम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत की और जवानों की निरंतर सतर्कता और ऊंचे मनोबल के लिए उनकी सराहना की। सेना प्रमुख ने जवानों को उसी जोश और उत्साह के साथ काम करते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया। सेना ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस दौरे की कुछ तस्वीरें ट्वीट की हैं, जिनमें सेना प्रमुख जवानों के बीच नजर आ रहे हैं। बता दें कि 8 जुलाई को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बीकानेर और भटिंडा सैन्य स्टेशनों का दौरा किया था और वहां की ऑपरेशन तैयारियों का जायजा लिया था। वहां भी सेना प्रमुख ने जवानों से बातचीत कर उनकी हौसला अफजाई की थी और उन्हें उसी उत्साह के साथ काम करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया था। उधर पश्चिम बंगाल में बीते शनिवार को 2 और लोगों की मौत होने से राज्य में 8 जून से जारी राजनीतिक हिंसा में मरने वालों की तादाद 52 हो गई है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर बीजेपी के एक पोलिंग एजेंट के साथ मारपीट करने के बाद उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। यह घटना गुरुवार रात पश्चिम मेदिनीपुर जिले में हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा कि यह विपक्ष की सत्तारूढ़ पार्टी की छवि खराब करने की सोची समझी योजना है। आपको बता दें, इस बीच बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने बीते शनिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त में पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं। राज्य में हाल में संपन्न पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा के बाद शाह का दौरा अहम माना जा रहा है और दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने वाले मजूमदार ने यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि शाह नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के कारण एक भी मौत हो। चलिए, इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज।